उठ बांध कंबर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या क्या करता है। अगर आपका खुदा के ऊपर यकीन है और आप लोग अपने आप को ज़ाया नहीं करना चाहते तो आओ कारोबार करो और बछड़ों का कारोबार करो। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के नीचे 3 मंथ के बाद आप लोग खुद जो है ना कमेंट्स करोगे कि किसी भाई ने हमें जो है ना काम की बातें बताई थी। छोड़ दो इन सब जो ना बातों को, कभी आप जो है ना PPCS के पीछे लगे हुए, CSS के लगे, छोड़ दो, सब कारोबार की तरफ आए। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों को। दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, नेट के ऊपर सर्च करें, गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें जो रिच मैन है दुनिया के, उनका फिर लाइफ स्टाइल देखें। अगर कोई एक बंदा भी आपको ऐसा मिले जो सरकारी नौकरी से अमीर हुआ है तो मेरी जो पूरी वीडियो डिलीट कर दे और आके मेरे सर में जूते मारें। ये मेरा चैलेंज है। जो बंदा भी रीच मैन हुआ है, जो बंदे ने भी मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाई है, तो वो बस बिजनेस की तरफ आया कि नौकरी जो है ना एक खानदान पालती है, आपके बच्चों को पाल लेगी, आपकी बीवी को एक अच्छे कपड़े दे लेगी या अच्छा रोजगार दे लेगी, और ये जो कारोबार है ना ये आपकी आने वाली नस्लें भी संवार देता है। इसलिए नौजवानों को मेरा यही मशवरा है कि आप लोग जो है ना नौकरी के पीछे ना भागें, नौकरी के पीछे पागल ना हो, कारोबार की तरफ आए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत निवाजेगा। अगर आपका ये ईमान है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर यकीन रखते हैं, तो फिर कारोबार की तरफ आए। कारोबार में बड़ा मजा, सारे दिन आप फ्री भी रहेंगे, और नौकरी चाहे आप प्रेसिडेंट भी बैठे हुए ना, आप फिर भी वो कहते हैं ना आपको डर है कि मैं नौकर हूँ। नौकर नौकर होता है, और कारोबार जो है ना ये अपना मजा है यार, इसकी तरफ। पहले भी मैंने सर के तवसल से आप तक ये मैसेज पहुंचाना है कि जो मेरे भाई परेशान हैं नौकरियों के पीछे, देखें यार, मैं जो है ना आप सब भाइयों की परेशानी का हल यही है ना कि आप लोग देखें एजुकेटेड। सबसे बड़ी तो पाकिस्तानी नौजवानों में ये एक मैं कहता हूँ कि इनकी गफलत है, या इनकी वो कहते हैं कि एक बेकदरी समझ लें, या अपने आप को ये ज़ाया कर रहे हैं, वो ये है कि ये लोग BA BSc करने के बाद काम को हाथ नहीं लगाते। ये कहते हैं मैं तो MA हूँ तो मैं क्यों काम करूँ। भाई खुदा के लिए MA लोग जो पास हैं या जो BSc जिन्होंने किया है या जो PhD है वो काम नहीं करते, वो भी करते हैं। आप फार्मिंग की तरफ आए इंशाल्लाह ताला। मैंने यहाँ पे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका नाम है सोशल मीडिया के ऊपर। मेरा एक दोस्त है, ब्रिगेडियर है, वो खुद फार्मिंग कर रहा है। एक ब्रिगेडियर हो के फार्मिंग कर रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे यार। आप लोगों को भी इसकी तरफ आना चाहिए और इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक। नाजरीन, कोई भी कारोबार उस वक्त कामयाब होता है जब इस कारोबार में पढ़े लिखे लोग आते हैं। आज मेरे साथ कोई आम शख्स नहीं बल्कि मुल्क का कानूनदान मेरे साथ है। मेरे साथ आज एक एडवोकेट मेरे साथ है। ये एडवोकेट किस तरह बछड़ा फार्मिंग कर रहा है, ये किस तरह अपनी अदालत के लिए टाइम निकालता है, किस तरह बछड़ा फार्मिंग के लिए टाइम निकालता है, मुकम्मल मालूमात लेते हैं इनसे और जानते हैं मुकम्मल मालूमात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम साजिद सरगाना है और मैं 10 की भी का रैशी हूँ। मुझे ये बताएं कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं बछड़ा फार्मिंग के अलावा। भाई मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है। इससे हट के मैं DC ऑफिस में डेली बेसिस पे काम करता हूँ, कोर्ट भी जा रहा हूँ मैं, तो साथ में ये जो बछड़ा फार्म है ये भी मैं कर रहा हूँ। आप इतने सारे काम किस तरह मैनेज करते हैं। आप अदालत भी जाते हैं, DC ऑफिस भी जाते हैं, बछड़ा फार्म भी चला रहे हैं, तो किस तरह अपने टाइम को मैनेज करते हैं। भाई पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो बछड़ा फार्म है, आज से चंद साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास थे 15 जानवर। तो मेरे दोस्तों ने, मेरे कुलीग ने जब ये काम स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें ना टाइम जो है ना वो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता आप लोगों का। तो मैंने कहा कि चलो मैं पहले एक्सपीरियंस के लिए मैंने पहले 10 बछड़ों से कारोबार शुरू किया। उसमें मुझे ना पता चला कि इसमें ना इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। तो इसमें ये है कि मॉर्निंग में नमाज अदा करने के बाद अपने जानवरों में आता हूँ, उनको देखता हूँ। जानवरों को देखने के बाद मैं जो है ना घर जाता हूँ, अपना नाश्ता वगैरह करता हूँ, तैयार होता हूँ, मैं जो है ना कोर्ट चला जाता हूँ। वहाँ पे मैं तकरीबन 2-3 बजे वापस आता हूँ। 2-3 बजे के बाद फिर मैं अपने जानवरों में आ जाता हूँ। तो शाम तक मैं अपने जानवरों में मैं वो कहते हैं ना कि तफरी करता हूँ। कारोबार का कारोबार है, साथ में मैं जो फ्री का फ्री भी हूँ और मेरा बिजनेस भी है। मुझे ये बताएं कि बछड़ा फार्मिंग का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं हमारे मुल्क में। सर बछड़ा फार्म का अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, ये फ्यूचर काम बहुत अच्छा है। आज से तकरीबन जब मैं आया हूँ 3-4 साल से मैं भी इस काम में अटैच हूँ। तो अभी जो मौजूदा हालात है ना, इसमें हर बंदा बछड़ा फार्म की तरफ आ गया है। पहले तो मैं अपने सुनने वाले और देखने वालों को यही बताऊंगा कि काम वो करें जिसके बारे में आपको जो ना एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में आपको पता है। सुनी बातों के ऊपर ना जाए। ये जरूरी नहीं है कि आपने बछड़ा फार्म बनाना है। अगर आपके पास जगह जो ना कम है, आप उसमें मुर्गी फार्म बना सकते हैं। इससे हट के कोई भी फार्म। मैं यहाँ पे ना हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल ज़मान नबी की ये हदीस है कि अगर रिज्क के 10 हिस्से किए जाएं तो 9 हिस्से जो है ना वो तिजारत में है।
आप माशाल्लाह एक एजुकेटेड इंसान है, आपको पता है कि रिज्क के अगर 10 हिस्से किए जाए तो 9 हिस्से तिजारत में है। ये नहीं कहा गया कि फला तिजारत में। जब आप अपने हाथ पांव हिलाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला गैबी तरीके से भी आपको रिज्क से निवाजता है। इसलिए आजकल जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो कहते हैं कि हमें 16वें स्केल की जॉब ना मिले तो हम काम नहीं करेंगे, हम किसी जो ना अच्छी पोस्ट पे ना बैठे तो हम काम नहीं करेंगे। तो भाई उनके लिए ये मेरा साफ मैसेज है, खुदा के लिए अपना टाइम मत वेस्ट करें, कारोबार की तरफ। तो ये देखिए मेरे पास जो ना गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट जॉब नहीं है। मैं ये बछड़ा फार्म माशाल्लाह मेरे पास 70 जानवर है अब, तो मैं ये फार्मिंग कर रहा हूँ और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ और इतना 18वें स्केल के ऑफिसर की सैलरी नहीं होनी जितना मैं कमा रहा हूँ। ये आप किस तरह बछड़ा फार्मिंग में आए? आप तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता है, आप एक्सीडेंटली तौर पे आए हैं या कोई एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत बछड़ा फार्मिंग में आए हैं? भाई मैं जो है ना मनसूबाबंदी मेरी इतनी खास नहीं थी। मेरा जो है ना दोस्त है उसने पहले बछड़ा फार्म बनाया था, मेरे गांव का मोहम्मद लतीफ़ भट्टी, अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करे। उसने जब पहले बछड़ा फार्म उसका था तो उससे मेरी डिस्कस हुई, तो उसने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। बड़ा प्यार करने वाला भाई है, उसने कहा कि ये बड़ा अच्छा कारोबार, आप इसकी तरफ आए। तो मैं इस जो ना फीड की तरफ आ गया, जानवरों की तरफ। तो मैंने स्टार्टिंग की थी 10 जानवरों से, तो आज माशाल्लाह मेरे पास जो ना 73 जानवर है। तो ये एक अच्छा बिजनेस है, अच्छा कारोबार है। तो पहले तो भाई मैं अपने देखने वालों को ये बताता चलूँ कि जानवर जो लेने हैं ना वो आप लोगों को पहले जो है ना उसी पे आपका इंसार करता है कि जानवर अगर आप महंगा ले लेते हैं उससे आपको बेनिफिट कम होता है। अगर जानवर आप जो ना सही तरीके से लेते हो, आपको पता है इसकी परख है, तो फिर आपको ना ज्यादा बेनिफिट होगा। ये बताएं कि आप जो बछड़ा खरीदते हैं इसका तरीकेकार क्या है? भाई इसका तरीकेकार ये है कि पहले तो आप ये देखें ना, ये जो ना करास बछड़ा हो, देसी और करास बछड़ा हो, जो फैक्ट्री वाले लोग आगे वो भी पसंद करते हैं, जिसका जो है ना गोश्त भी ज़्यादा निकलता है, जिसके ऊपर अगर हम लोग एफर्ट करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट भी ज़्यादा हो। तो हम जो ना मुख्तलिफ मंडियाँ हैं, मुल्तान मंडी से जानवर लेके आते हैं, इससे हट के मदरसा मंडी है, कबीर मंडी है, बड़ी मंडियाँ जो लगती हैं वहाँ से जानवर मिलते हैं, वहाँ से लेके हम लोग आते हैं। आपका तरीकेकार क्या, आप सिलेक्टर साथ लेके जाते हैं या आपका खुद ही इतना तजर्बा है कि खुद ही बच्चा को आप सिलेक्ट कर लेते हैं? भाई पहले बात तो ये है कि मुशावरत इंसान को करनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए। मैं अपने साथ जो है ना सिलेक्टर वगैरह को नहीं लेके जाता मैं खुद ही हूँ। और जो है ना जानवर, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ, जानवर वो ले जिसकी हड्डियाँ हो, मजबूत जानवर हो, क्योंकि हड्डी का ज्यादा गोश्त बनता है। गोल जानवर नहीं लेना चाहिए, जो थोड़ा सा कमजोर वीक हो जाए लेकिन उसकी हड्डी वगैरह ठीक हो, जिसको कल को हम जो है ना खुराक दें, फीड दें तो वो जानवर बने। हमें चंद ऐसी बातें बताएं जिनकी बुनियाद पर आम इंसान को, कम इल्म इंसान को नुकसान होता है बछड़ा फार्मिंग में। ये सबसे पहले तो अगर आप अपना टाइम नहीं देते, जानवर को टाइम आप मालिक को खुद देना चाहिए, इसको देखना चाहिए। मॉर्निंग आए, इवनिंग आए, जानवरों को देखे और जानवरों में मिल घोल के रहे, क्योंकि जिसके ऊपर आप इतना रुपए जो है ना लगाते हो उसके बाद आपको जानवरों को टाइम देना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप जानवर खरीदते हो तो आपको जब आप खरीदते हो तो सबसे पहले आप सिलेक्ट जो करते हो ना जानवर, वो जानवर आप ऐसा जानवर लें जो कल को अगर उसको फीड डालें तो वो जानवर बने। गोल जानवर पहले भी मैं बता चुका कि वो ना लें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। खुद लें जानवर जाके, किसी के ऊपर इंसार मत छोड़ें। जब बछड़ा फार्मिंग का इरादा किसी शख्स का बनता है तो उसको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फार्म पे पहले तैयार होनी चाहिए? सबसे पहले तो जगह है, आपके पास जगह होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो घर बनाता है, उससे हट के इसी तरह बछड़ा फार्म जो है ना, इसके लिए भी आप मेरे जो पीछे देख लें बैकग्राउंड के ऊपर आप लोगों को फार्म नज़र आ रहा होगा। आप फार्म बनाएं, अगर आप बड़ा नहीं बना सकते छोटा फार्म बना लें, 15 जानवरों को बना लें, 10 का बना लें। आपकी 4 दीवारी, उसके ऊपर छत हो और 4 दीवारी जो है ना उसमें हवादार हो, क्योंकि जिनको जो खुराक डाली जाती है, आप रात के टाइम मेरे पास आना, ये जानवर बाहर बैठे होंगे, इनको सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि इतनी गर्म चीज़ें ये खाते हैं, तो उससे इनको इतनी सर्दी जो है ना वो ज़्यादा महसूस नहीं होती। जगह जो है ना सबसे ज़रूरी वो है। और उसके बाद जो है ना इनके लिए पानी 24 घंटे अवेलेबल होने, जब इनका जी चाहे इनके पास जो ना आगे पानी पड़ा हो। पानी आपका वसी होना चाहिए जानवरों के आगे, और जगह जो है ना वो खुली होनी चाहिए, जिसमें यानी कि ना एक वसी जगह हो जिसमें ये चल फिर सके। जो है ना क्लोज जगह पे जानवर ज्यादा होंगे तो वो आपके ग्रोथ नहीं करेंगे। जगह का ज्यादा होना बेनिफिट है, इससे जानवर की ग्रोथ होगी। सर चंद मुश्किलात बताएं जो आप लोगों को पेश आती हैं बछड़ा फार्मिंग के दौरान। सर बछड़ा फार्म के जो ना दौरान अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खास कोई मुश्किलात नहीं आई। हाँ, इसमें ये है कि टाइम देना चाहिए जानवरों को, और दूसरा ये है कि इसमें बंदा जो नया नया आता है, जब ये सैलेज बनवाते हैं, ये बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है सैलेज, और जब ये वंडा वगैरह डालते हैं
जो नए शहरी बच्चे हैं उनको तो ये काम बड़ा मुश्किल लगता है। जो विलेज के लोग हैं ना, उनके लिए ये काम इतना जो है ना मुश्किल नहीं है। जो बंदा नया, फॉर एग्जांपल जैसे एक बंदा पहले जो है ना वो एक चेयर के ऊपर बैठ के सारा काम करता है ना, तो जब वो इधर आएगा ना तो उसको ये ऑटोमेटिकली ये काम मुश्किल लगना है। लेकिन जो विलेज के लोग हैं उनके लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। बछड़ा फार्मिंग में सबसे मुश्किल काम आपको कौन सा नजर आता है? बछड़ा फार्म में सबसे मुश्किल काम मुझे सर जो ना, ये इतना मुश्किल काम मुझे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन इसमें मुश्किल जो ना काम यही है कि जब मॉर्निंग उठ के इनको वंडा वगैरह डाला जाता है तो वो जो भी मजदूर है, मालिक खुद जाता है ना, वो सुबह उठना, जानवरों में आना, ये भी एक जो ना बड़ा काम है। सुबह जल्दी उठ के इनकी देखभाल करके फिर दूसरे काम करना, ये एक मुश्किल काम, मुझे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि मैंने और भी काम करने होते साथ में, बाकी तो लोगों का मुझे नहीं पता कि वो। बछड़ा आपने मंडी से खरीद लिया, उसको फार्म पे लेके आ गए, फार्म पे लाके सबसे पहले उनको क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सर सबसे पहले तो उनको जो है ना, आपको पता ही है कि जो बंदा एक माहौल से दूसरे माहौल में जाता है तो उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि आउट ऑफ कंट्री में हमारे रिलेटिव भी जाते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हमें वहाँ की आबो हवा अच्छी नहीं लगी। ये पता नहीं किस आबो हवा से आते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो ऑटोमेटिकली पहले तो इनका जो है ना मैदा, उसको वॉश किया जाता है, उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, उसके बाद ऐसा ऐसा इनको पहले सैलेज डाला जाता है, ओनली वंडा, इतना ज़्यादा नहीं डाला जाता। इनकी ट्रीटमेंट की जाती है, जल्द के टीके लगाए जाते हैं, उसके बाद यानी कि इनके ऊपर शाइनिंग आए, इनके ऊपर मक्खी वगैरह ना बैठे, तो वो लगा के उसके बाद इनको ऐसा ऐसा वंडे की तरफ लेके आया जाता है। आइटम आते ही नहीं इनको सैलेड डाल देना है, वंडा डाल देना, उससे आपका जानवर बीमार हो सकता है। आपको ये नहीं पता होना कि पीछे वो क्या खाता था, वो पीछे वो क्या कहते हैं भोज खाता था, चारा खाता था, क्या खाता, आपको नहीं पता ना उनके मालकान क्या डालते थे, उसके बारे में तो वो मालकान नहीं जानते ना। हमारे पास जब उसने आना, सबसे पहले उसका मैदा वाश होना बहुत ज़रूरी है, फिर ऐसा ऐसा उसको हम अपनी फीड की तरफ लेके आते हैं। सर आप लोगों का फीड प्लान क्या है और आप कितने दिन की फार्मिंग कर रहे हैं? सर ये हमारी है 3 मंथ की प्लानिंग, और हमारी फीड ये है, हम लोग इसको वंडा डालते हैं, उससे हट के ना सैलेज होता है, ये 2 चीज़ें, इससे हट के हम लोगों ने कभी कोई चीज़ नहीं डाली। ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग अपने बछड़े तैयार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह के अंदर अंदर बछड़े जो है ना तैयार हो जाते हैं। सर पहले मंथ कितना वंडा और किस हिसाब से डालते हैं, दूसरे मंथ भी बताएं और तीसरे मंथ भी बताएं। सर मेरा जो खुद का प्लानिंग है ना, जो मैं खुद करता हूँ, ये पहले 15 दिन हम लोग तकरीबन किलो 2 किलो वंडा से ज़्यादा नहीं डालते पहले 15 दिन, क्योंकि जानवर नया आता है, वो जो है ना वंडा इतना ज़्यादा खाता भी नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि उसकी खुराक जो है ना चेंज हो जाती है, तो ऐसा ऐसा लगता है। उसके 15 दिन के बाद पहले मंथ में हम लोग 4 किलो 5 किलो तक पहुँच जाते हैं, और जो दूसरा मंथ जब स्टार्ट होता है उसके आगे तकरीबन 5-7 किलो तक जाता है सैलेज, और आखिरी मंथ जो उनका स्टार्ट होता है तब तो हम उसके आगे जो है ना वंडा जितना वो हम उसको खिलाते हैं, वो 5 किलो खा ले, 10 किलो खा ले। लेकिन एक बात ये है कि शाम के टाइम वंडा डालना चाहिए, मॉर्निंग नहीं डालना चाहिए। शाम के टाइम इनको वंडा डाले, मॉर्निंग इनको ओनली सैलेज डाले। इसकी शेड का जो क्या रुख होना चाहिए, शिमालन जनूबन रखना चाहिए या मशरक मगरब रखना चाहिए? सर सबसे पहले तो आप ये देखें ना, अगर आपके पास सोर्सेज है, आपके पास सरमाया है, तो आप शेड इस तरीके से बनवाएं कि आपका जो जानवर है ना रात के टाइम वो छत के नीचे आ जाए और मॉर्निंग छत उसके ऊपर ना हो, उसको धूप लगे। आगे आ जाता है गर्मी का सीजन, जो लोग गर्मी में इनको साए की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर पंखे लगने चाहिए, क्योंकि ये गर्म हीट वाली चीज़ें खाते हैं, जिससे अल्लाह ना करे आपका जानवर ज़ाया हो सकता है। तो जो ना इसका ये कोई इतना ज़्यादा इंसार नहीं करता कि आप किस तरफ मशरक़ मगरब की तरफ इसका मुंह करें, उसका कोई इतना इंसार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप थोड़ी सी ये सिमत देख लें कि सर्दी में जहाँ पे इनको धूप ज़्यादा लगे और गर्मी में इनको ऊपर साया रहे, इस प्लानिंग से आप लोग शेड बनाएं। ये सर्दी में पालना इनको ज़्यादा आसान है या गर्मी में? सर सर्दी में इनको पालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो सर्दी है ना उसमें एक तो ये वज़न बहुत ज़्यादा बनाते हैं, खुराक बहुत ज़्यादा खाते हैं। गर्मी में जो जानवर 3 मंथ में जितना तैयार होता है ना, सर्दी में जितना 3 मंथ में तैयार होता है, गर्मी में उतना 3 मंथ 15-20 दिन या 4 माह भी लग सकते हैं, उतना तैयार होता है। सर्दी गर्मी की निस्बत सर्दी में ज़्यादा तैयार होता है जानवर, क्योंकि सर्दी में वो खुराक बहुत ज़्यादा खाता है, जिससे उसको खुराक लगती है और वो वज़न देता है। फिर सर बाद लोग करते हैं 60 दिन की फार्मिंग, बाद लोग करते हैं 75 दिन की फार्मिंग, आप 90 दिन की फार्मिंग कर रहे हैं, इनमें सबसे बेस्ट फार्मिंग कौन सी है? सर ये हर एक बंदे का अपना एक शेड्यूल है, अपना एक तरीका है, जिस तरीके से उसको अच्छा लग रहा है। हमारे लिए मैं ये कहता हूँ कि 90 दिन से भी इंसान को ज़्यादा दिन कुछ बढ़ाने चाहिए, क्योंकि पहले 2 मंथ में ना जो बछड़ा होता है वो अपना वज़न बढ़ाता है, उसके बाद जो कुछ आप उसको खिलाएंगे वही आपको फ़ायदा होगा। मैंने तो अपने दोस्तों के साथ पहले ये मुशावरत भी की है कि हमें जो है ना तकरीबन 4 मंथ तक इन जानवरों को लेके जाना चाहिए, लेकिन फिर जो है ना हमें जो है ना एक वो कहते हैं ना कि माहौल की तरफ देख के फिर हमें जानवर निकालने पड़ जाते हैं। 3 मंथ में हम लोग निकाल लेते हैं। सर जी आप आम आदमी को क्या मशवरा देंगे, वो कितने जानवरों से शुरू करे और कैसे करे? सबसे पहले तो सर
आपने ये वीडियो चलानी है, हज़ारों लोग देखेंगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जानवर आप जो है ना 5 से स्टार्ट कर लें, 10 से स्टार्ट कर लें, जानवरों को पालें, बछड़े को पालें, इसमें बड़ा बेनिफिट है। यहाँ पे मुझे ना वो एक आपने अक्सर देखा होगा कि दुनिया के अमीर तरीन जितने भी शख्स हैं वो कारोबार से आज तक अमीर तरीन हुए हैं। कोई नौकरी से आज तक कारोबार जो है ना, नौकरी से कोई भी आज तक जो है ना इतना बड़ा रीच मैन नहीं बना। आपके सामने बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, जो है ना एक नाम है बिल गेट्स। एजुकेटेड लोग जानते होंगे कि बिल गेट्स कौन है, जिसके पास दौलत के कुएं हैं। मैं कहता हूँ वो बंदे ने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी थी? उसने कहा था कि सरकारी नौकरी में मुझे मज़ा नहीं आ रहा। वो बिजनेस की तरफ आ गया। आज बिजनेस में एक नाम है, जहाँ पे भी आप देखेंगे कोई रिच मैन लिखोगे वहाँ पे बिल गेट्स का नाम ज़रूर होगा। तो मैं यही सब भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बछड़ा फार्म की तरफ आएँ। ये रिज़्क़ हलाल है और इसमें बड़ा बेनिफिट है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल, एजुकेटेड लोगों को जिनको जॉब नहीं मिल रही, अगर जॉब सर नहीं मिल रही तो उनको कारोबार की तरफ आना चाहिए ना, हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं चाहिए, जिससे हमारे मुल्क को भी नुकसान हो रही है, हमारी कौम को भी नुकसान हो रहा है, वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं। सर कितने थैले वनडे के खा जाता है एक ये बछड़ा 3 मंथ में? तकरीबन वनडे के थैले 8 से 10 तक खा जाते हैं। ज्यादातर 8 जो थैले हैं ना, ये इनके एक बछड़े के लिए बड़े हैं 3 मंथ में। 3 मंथ में। सर कितने का बछड़ा आप मंडी से लेके आते हैं, इधर फार्म पे ला के उस पे कितना खर्चा होता है, जिस वक्त आप फैक्ट्री जाके सेल करते हैं तो हर बछड़ा आपको कितनी प्रॉफिट देता है? अभी आपको पता ही है कि हर एक बंदा जो है ना ये बछड़े फार्म पे लग गया है। पहले बछड़ा जो है ना थोड़ा सा कम कीमत पे मिलता था, बेनिफिट भी ज्यादा होता था लोगों को। अब जो है ना जो बछड़ा आपको पहले बता चुका हूँ 70,000 का मिलता था, वो अभी लाख का मिल रहा है। तो अभी तकरीबन 90,000 लाख का हमें बछड़ा मिलता है। उसके ऊपर जो हमारा खर्चा होता है मैक्सिमम 40,000, 45,000, 50 तक पहुंच जाता है, खर्चा हो जाता है। और वही बछड़ा हमारा 1,80,90 का बिकता है। यानी कि एक बछड़े में से 15, 20, 30,000 तक पैसे जो ना बच जाते हैं फी पीस में से। अगर आपके पास 15 जानवर हैं और आप जो है ना उनको जो है ना मल्टीपल कर लें, खुद ही 30 ज़रा 15 कर लें, वो आपको 3 मंथ में बच जाएंगे। आपका रिज़्क़ हलाल है और इसके ऊपर आपका इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी मालूमात हमारे नाजरीन को दी। जी तो नाजरीन कैसी लगी हमारी वीडियो? नाजरीन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।